हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज नॉट शिट डिबेट। यहाँ मैं आकर्ष और मेरा दोस्त राहुल एक पॉडकास्ट सीरीज करते हैं जहाँ पे हम वेरियस टॉपिक्स पे प्योरली फैक्ट बेस्ड डिस्कशन या चर्चा करते हैं। तो आज के हम अपने पॉडकास्ट में क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे और जो आजकल के ट्रेंडिंग टर्म्स हैं जैसे कि क्रिप्टो माइनिंग या ब्लॉकचेन, इनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि क्रिप्टो में क्या लीगैलिटीज है और क्या रेगुलेशंस है, और हम फिर इन सब के बारे में ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो टोकन और जो अदर टाइप्स ऑफ डिजिटल एसेट्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। और सिर्फ बिटकॉइन ही एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बिटकॉइन के अलावा भी कई टाइप की क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक फॉर्म ऑफ पेमेंट है जिसे हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने में यूज कर सकते हैं। आज की डेट में कई सारी कंपनीज ने अपनी खुद की करेंसीज इशू करना शुरू कर दी है, जिन्हें वो टोकन्स कहते हैं। इन टोकन्स का यूज करके हम उनसे कोई भी गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। करंट टाइम्स में 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज पब्लिकली ट्रेड होती है। तो एक फॉर्मल डेफिनेशन देने के लिए क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक स्क्रीन पे इमेज डिस्प्ले हो रही होगी जिसमें कुछ 6 कंडीशंस आ रही होंगी। जो कोई भी सिस्टम इन 6 कंडीशंस को मीट करता है उसे क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया जाता है। जैसे कि कंडीशंस देख सकते हैं कि सिस्टम को कोई सेंट्रल अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी वो डिसेंट्रलाइज्ड है, कि सिस्टम में न्यू क्रिप्टो करेंसीज को ऐड किया जा सकता है। ऐसे हम 6 कंडीशंस देख सकते हैं। तो जो भी सिस्टम इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है हम उसे क्रिप्टो करेंसी, ओवरऑल उसे क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया जाता है। तो अगर क्रिप्टो की हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो जो 1998 से 2009 का पीरियड था, इसको प्री बिटकॉइन ईयर्स कहते थे। 2008 में सातोशी नाकामोटो ने एक इलेक्ट्रॉनिक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने पहली बार क्रिप्टोग्राफी के बारे में डिस्कशन की थी। 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी और बिटकॉइन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसे पब्लिकली लॉन्च किया गया था। इस प्रोसेस में नए बिटकॉइंस क्रिएट हुए थे और उनकी जो ट्रांजैक्शन थी उनको रिकॉर्ड किया गया और वेरीफाई किया गया था। 2010 में पहली बार किसी ने अपने 10,000 बिटकॉइन बेच के 2 पिज्जाज लिए थे। और अगर उसने ये बिटकॉइंस 10,000 बिटकॉइंस होल्ड किए होते तो आज की डेट में उनकी वैल्यू $100 मिलियन से भी ज्यादा होती। तो अब मैं थोड़ी बात करूंगा कि ये जो हम आजकल टर्म सुनते हैं बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग, तो ये क्रिप्टो माइनिंग या बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है। तो क्रिप्टो माइनिंग एक प्रोसेस है जिससे कि जो माइनर्स हैं वो नए क्रिप्टो करेंसीज को गेन कर सकते हैं क्रिप्टोग्राफिक इक्वेशंस को सॉल्व करके, जिसके लिए काफी ज्यादा हाई पावर कंप्यूटर्स को जरूरत होती है। तो बेसिकली माइनिंग होती क्या है। माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि नई क्रिप्टो करेंसीज जो है सर्कुलेशन में आती है। अगर मैं बताऊं तो माइनर्स आर बेसिकली मिंटिंग करेंसी। और दूसरा, माइनिंग एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में ब्लॉकचेन की। और माइनिंग के थ्रू ही नए ट्रांजैक्शंस को कंफर्म किया जाता है नेटवर्क के द्वारा, जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट है मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का ब्लॉकचेन की। तो जो माइनर्स जो बिटकॉइन को माइन करते हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात करूं, तो उनको माइनिंग के कंप्लीट करने में एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइन दिए जाते हैं। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि माइनर्स को कैसे कैसे रिवॉर्ड दिए जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जो है काफी ज्यादा कॉस्टली है और इसमें रिवॉर्ड्स भी काफी कम मिलते हैं। तो मैं अगर आपको सितंबर 2021 तक बताऊं तो 18.82 मिलियन बिटकॉइन जो है अभी तक सर्कुलेशन में आ चुके हैं, ऑफ द अल्टीमेट टोटल ऑफ 21 मिलियन, यानी 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की। तो ब्लॉकचेन सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है और इसका जो वर्किंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड असलियत में भी है। तो अगर आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर की तरह काम करती है। ब्लॉकचेन की वजह से जो क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन होते हैं वो काफी सिक्योर हो जाते हैं और वो काफी सेफ हो जाते हैं। जो फ्रॉड होता है वो करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस करे जाते हैं
उसमें कोई भी जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है उसका कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इंडिविजुअल हो। जैसे कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो उसमें टिपिकली थर्ड पार्टी एंटिटीज जो है नॉर्मली उसको ट्रांजैक्शन को ओवरसी करते हैं, उसमें देखते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज हो गए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए। लेकिन ब्लॉकचेन की वजह से ये सारे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की वजह से जो जो रिस्क होता है थेफ्ट का या हैकिंग का वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज करेंसी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो अब इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि 2010 के बाद जो क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ है वो कैसे बढ़ गई। तो अगर स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात की जाए तो 2011 में बिटकॉइन का प्राइस $1 से बढ़कर $32 तक पहुंच गया था। और अगर मार्च 2021 यानी कि इसी साल की बात की जाए तो वो $60,000 पर बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहा था। तो हम देख सकते हैं कि कितनी इमेंस ग्रोथ हुई है ओवर द इयर्स बिटकॉइन में। ईथर यानी जो इथीरियम है वो 2015 में लॉन्च हुआ था और वो सेकेंड लार्जेस्ट डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन के बाद। और उसकी कॉस्ट है $3600 पर इथीरियम टोकन। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो क्रिप्टो मार्केट है वो कैसे ऑन द राइज है ओवर द इयर्स। और सिर्फ ये दो नहीं पर काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है वो भी हम इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि रिसेंट ईयर्स में वो कितना ज्यादा ग्रो हुआ है। मार्केट में क्रिप्टो करेंसी को लेके काफ़ी सारे मिथ्स हैं जिसको मैं आज क्लियर करना चाहूँगा कि वो सिर्फ मिथ्स हैं या उसमें कुछ सच्चाई भी है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो मिथ है कि लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक पूरे इलीगल चीज़ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो एक परफेक्टली वैलिड चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए या पेमेंट्स के लिए। यूनोकॉन जो एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पोर्टल है इंडिया का, उसने रिसेंटली बताया कि उसके कस्टमर्स जो हैं क्रिप्टो कॉइन से वाउचर्स खरीद सकते हैं जिसको वो रिडीम करके कोई भी उनके वेराइटी ऑफ थिंग्स या गुड्स खरीद सकते हैं। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी को लेके काफ़ी सारे मिथ्स हैं कि क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजैक्शन है वो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते हैं या क्रिप्टो करेंसी में कैश से भी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। बट ये भी बिल्कुल गलत हैं। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि जो इलिसिट एक्टिविटीज़ या मैं कहूँ इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो 1% से भी कम ट्रांजेक्शन्स में पाई गई हैं क्रिप्टो करेंसी में। और जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्रिमिनल एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई है 2019 से 2020 में। 2019 में 2.1% से गिर के 0.5% पे आ गई है 2020 में। और क्रिप्टो करेंसी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू परफॉर्म होते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो अपील लगाई जाती है कि क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है, ये गलत है। और जो 99% ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के द्वारा परफॉर्म होते हैं। तो एक मिथ लोगों के मन में ये भी है कि जो इंडिया में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन या क्रिप्टो में ट्रेड करना है वो इलीगल है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं करती क्रिप्टो मार्केट में और उसको कोई भी आइडिया नहीं है कि इंडिया में कितने एक्टिव क्रिप्टो यूजर्स हैं और क्या क्या एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं। ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने राज्यसभा में कहा था। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। बस एक चीज़ ये है कि गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर कल को कुछ भी क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव आए या आपके साथ कोई फ्रॉड हो, उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। एक स्टैट के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंडिया जो है उसकी रैंकिंग है नंबर 2 सभी नेशंस में जो कि क्रिप्टो यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, पर अगर क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स की माने तो जो एक्टिव यूज़र्स हैं क्रिप्टो के वो इंडिया में वो हैं 1.5 करोड़ इन्वेस्टर्स, और जो जिन्होंने लगभग 15,000 करोड़ का क्रिप्टो खरीद चुके हैं आज तक। इंडिया में कई सारे ये क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कॉइन DCX, वजीर एक्स, यूनिकॉइन, कॉइन स्विच, कुबेर और भी बहुत सारे। और आपको कुछ कंपनीज की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो एंड करते हुए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब आप क्रिप्टो में ट्रेड करो तो हमें एक फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग से ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें पूरे क्रिप्टो मार्केट के रिस्क्स अंडरस्टैंड करने चाहिए और उसी के बाद हमें ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है काफ़ी लोग क्रिप्टो में ट्रेड करने लग गए हैं क्योंकि उनके दोस्त भी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये वाली जो अप्रोच है क्रिप्टो में ट्रेड करने की वो बहुत ही गलत है। बिना
मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के जो आपके लॉस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। आज का हमारा ये पॉडकास्ट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्या उसके पीछे आर्किटेक्चर है, क्या उसकी हिस्ट्री है, कैसे ग्रोथ आई है एंड कैसे इंडिया की गवर्नमेंट ने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी पर रिएक्ट किया है। तो इसी नोट पे हम अपना आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। जब आपसे अगले पॉडकास्ट में जल्दी मिलते हैं। कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।